जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इम्पोर्टेंट फैक्ट का जो पार्ट है उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इससे पहले के भी वीडियो बने हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देखें। तो आइए देखते हैं कि आज का पहला फैक्ट क्या है। तो पहला फैक्ट है, धर्म सामाजिक रूप से प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों से निर्मित और आकार लेता है। किसने कहा कि धर्म जो है सामाजिक रूप से ही प्रचलित होता है और उसके परिस्थितियों के आधार पे ही बनता है और आकार लेता है। तो यह स्टेटमेंट धर्म के संबंध में इमाइल दुर्खीम देते हैं। अगला है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिकन प्रांत के युकाटन में जो 4 समुदाय बताए हैं वह किस प्रकार के थे। तो रॉबर्ट रेडफील्ड मुख्यतः कृषक समुदाय की चर्चा के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने लघु समुदाय एवं बृहद समुदाय की बात की है। लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की बात भी करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इन्होंने 4 समुदाय की चर्चा की है। एक मारिडा, डिजास, चानकोम और तुस्की। तो मारिडा को इन्होंने शहरी समुदाय माना है, टास को नगर समाज माना है, चानकोप को एक किसान गांव माना है, एक पीजेंट विलेज, और तुस्की को एक लोक समाज की संज्ञा जो है रॉबर्ट रेडफील्ड देते हैं। इन्होंने जो अध्ययन किया था वह मैक्सिकन प्रांत के युकाटन से किया है। अगला है, गांव और शहर दोनों एक ही सभ्यता के हिस्सा थे, जिन्हें विशिष्ट संस्थागत रूप और संगठनात्मक तरीकों के आधार पर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को अलग करते हैं। तो इन्होंने केवल विशिष्ट संस्था और संगठनों के आधार पर जो सामाजिक जीवन या कल्चर होता है उसको अलग किया जाता है, उसी आधार पर गांव और शहर को परिभाषित किया जाता है। ऐसा किसका मानना है? तो यह एम.एस. राव का मानना, एम.एस. राव का। अगला है, वैश्वीकरण पर अक्सर पश्चिम और बाकी के निर्माण का आरोप लगता है। तो किसने कहा वैश्वीकरण पर अक्सर पश्चिम और बाकी के निर्माण पर आरोप लगाया जाता है? तो यह हंस रोसलिंग है। तो इन्होंने कहा, किसका मानना है कि वैश्वीकरण जो है वह पश्चिम का निर्माण करता है, बाकी समाजों पर भी। तो यह हंस रोसलिंग कहते हैं। अगला है, लिंग और जेंडर के बीच किसने सर्वप्रथम जो है विभेद प्रस्तुत किया है? तो वह रॉबर्ट स्टोलर है। कौन? रॉबर्ट स्टोलर। तो रॉबर्ट स्टोलर है। उसके बाद प्रारंभिक लिंग में सामाजिकरण में 4 केंद्रीय तत्व की चर्चा किसने की है? हेरफेर, कॉलोनाइजेशन, मौखिक पदवी और गतिविधि प्रदर्शन की बात करते हैं अन्ना ओकले करते हैं। कौन? प्रारंभिक लिंग में सामाजिकरण के 4 केंद्रीय तत्वों की इन्होंने चर्चा की है। एक हेरफेर की, एक कैनालाइजेशन, मौखिक पदवी और गतिविधि प्रदर्शन, अर्थात अन्ना ओकले इन सब 4 तत्वों की बात करते हैं। अगला है, लीला दुबे ने अपने काम पितृवंशी भारत में हिंदू लड़कियों का समाजीकरण में क्या लिखा है? तो इनकी पुस्तक है पितृवंशी भारत में हिंदू लड़कियों का समाजीकरण, सोशलाइजेशन कैसे होता है। तो इन्होंने लिखा कि बेटे को प्राथमिकता देने और बेटियों के अवमूल्यन के उजागर करने का अनुष्ठान एवं समारोह के तरह जो है पितृवंशी भारतीय समाज होता है। तो लीला दुबे मानती हैं कि लड़कियों को शुरू से ही इस तरह से रखा जाता है, बेटों को पहले ही प्राथमिकता दी जाती है, उन्हें शिक्षा, एजुकेशन, हर कार्य में प्राथमिकता दी जाती है और लड़कियों को पीछे रखा जाता है। उन्हें जैसे कभी कहा जाता है लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेंगी, ऐसी मानसिकताओं को इन्होंने उजागर किया अपनी पुस्तक में लीला दुबे ने। अगला है, सामाजिकरण में स्कूलों की भूमिका पर विचार दिया कि विद्यालय सामाजिक मानदंडों का मुख्य वाहक है। तो किसने कहा कि विद्यालय या स्कूल सामाजिक मानदंडों के मुख्य
वाहक हैं। तो इमाइल दुर्खीम कहते हैं कि विद्यालय जो है सामाजिक मानदंडों के मुख्य वाहक हैं, जो सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला स्टेटमेंट है, तो यह एम के गांधी जी से जुड़ी हुई है। तो इनकी कृतियां कौन कौन सी रही हैं और इनसे संबंधित पत्र या लेख कौन कौन से थे, साहित्य। तो इनकी कृतियां रही हैं खादी, सर्वोदय, सत्याग्रह, गीताबोध, ग्राम सेवा, आत्मशुद्धि, राष्ट्रवादी, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और मेरे सत्य का प्रयोग अर्थात आत्मकथा इनकी रही है। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। कौन कौन सी? खादी, सर्वोदय, सत्याग्रह, गीताबोध, ग्राम सेवा, आत्मशुद्धि, राष्ट्रवादी, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और मेरे सत्य के प्रयोग जो है इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। इनके अलावा इनके कुछ साप्ताहिक पत्र थे, जिनमें दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन इंग्लिश में पत्रिका प्रकाशित हुई थी। भारत में इन्होंने यंग इंडिया को इंग्लिश में दिया है। हरिजन जो इनकी पत्रिका रही है वह इंग्लिश में, हरिजन कई बार पूछी गई है एग्जाम में। हरिजन सेवक इन्होंने हिंदी में दी है, तो यह भी पूछा गया है। हरिजन बंधु गुजराती में और नवजीवन हिंदी में इनकी जो है प्रमुख साप्ताहिक पत्रिका रही है। तो इन्होंने सर्वप्रथम दलित वर्ग को हरिजन या हर के जन के नाम से संबोधित किया। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लड़कियों की प्राथमिकताओं में बदलाव के बारे में किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तनों के कारण लड़कियों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। यह करना है सू शार्प। तो सू शार्प ने कहा कि लड़कियों की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है और कहा कि जो सामाजिक सोशल चेंज हुए हैं जिसके कारण से लड़कियों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। पहले लड़कियां क्या होती थी, घरेलू काम या अन्य चीज़ें करती थी, लेकिन आज एजुकेशन मिल रहा है, खेल कूद में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह सोशल चेंज हुआ, मानसिकताएं बदली, उस तरह से लड़कियां अदर फील्ड में जाने का भी प्रयास कर रही हैं, अपना विचार कर रही हैं। आज बहुत सी लड़कियां जो है कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं हर फील्ड में। तो लड़कियों की पहले प्राथमिकता थी शादी और शिक्षा, लेकिन आज खेल कूद और अन्य चीज़ें भी लड़कियों की प्राथमिकताएं बन गई हैं। अगला है, किसने लिंग और लिंग, सेक्स एंड जेंडर प्रणाली अर्थात मानव लिंग और प्रजनन को आकार देने वाली व्यवस्थाओं के सेट के रूप में चर्चा की है। तो गेल रूबिन है जिन्होंने सेक्स और जेंडर प्रणाली की बात कही है, जिसमें इन्होंने कहा कि मानव लिंग और प्रजनन को आकार देने वाली व्यवस्थाओं का एक सेट है सेक्स और जेंडर। अगला है, नारीवादी एजेंडे में विकलांग महिलाओं के बहिष्कार पर विचार रखा है कि इसकी आलोचना करती हैं और समावेश की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। तो किसने कहा कि नारीवादी एजेंडे में विकलांग महिलाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है और उसकी आलोचना की है। कहा कि इनमें जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनका भी समावेशन किया जाना चाहिए। तो ये जेनी मॉरिसन हैं जिन्होंने नारीवादी एजेंडे में विकलांग महिलाओं के बहिष्कार के विचार को रखा है। जेनी मॉरिस जो है पुरुषत्व और विकलांगता के विमर्श के संबंध में किस अवधारणा की चर्चा करती है? तो जेनी मॉरिस कहती हैं पुरुषत्व और विकलांगता विमर्श के संबंध में जो इन्होंने अवधारणा बताई है वह व्यापक भूमिकाहीनता के संदर्भ में इन्होंने बात कही है। अगला है, भारत में विकलांगता विमर्श का मुख्य फोकस चिकित्सा और शैक्षिक पुनर्वास की चर्चा की है। तो किसने भारत में विकलांगता विमर्श के मुख्य फोकस पर चिकित्सा और शैक्षिक पुनर्वास की चर्चा की है? तो यह रेणु अदलखा जी हैं, रेणु अदलखा। अगला है, विकलांगता का सामाजिक मॉडल के अंतर्गत बाहरी और सामाजिक बाधाओं की चर्चा की है। किसने विकलांगता का सामाजिक मॉडल के अंतर्गत बाह्य समस्याओं और सामाजिक बाधाओं की चर्चा की है? तो सुसान बेंडल हैं जिन्होंने विकलांगता के संदर्भ में जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, वह बाहरी वातावरण में जाते हैं और क्या क्या उनको सामाजिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसकी चर्चा करते हैं सुसान बेंडल।
अगला है, नगरीकरण की चर्चा सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से की है। तो किसने नगरीकरण की चर्चा कहा है कि नगरीकरण में सामाजिक आर्थिक संबंध जो है परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह एम.एन. श्रीनिवास जी है। अगला है, धर्म अस्तित्व की एक सामान्य व्यवस्था की धारणाओं को तैयार करके पुरुषों में शक्तिशाली और व्यापक लंबे समय तक चलने वाले मूड और प्रेरणा को स्थापित करता है। तो वो क्लिफोर्ड गिट्स हैं जिन्होंने एक संस्कृति का अध्ययन करते हुए धर्म की व्याख्या की। क्या कि धर्म जो है एक सामान्य धारणा या विचार की तैयार करता है जिससे पुरुष शक्तिशाली और व्यापक लंबे समय तक उनके विचार जो है बने रहते हैं। अगला है, सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी की है। तो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी करते हैं R.K. मुखर्जी अर्थात राधा कमल मुखर्जी जी करते हैं। अगला स्टेटमेंट है, मनुष्य नई संस्कृति की अपनी भावना से निर्माण करते हुए अपनी पुरानी संस्कृति का सबसे अच्छा संरक्षण करता है। तो किसने कहा कि मनुष्य नई संस्कृति की भावना से निर्माण करते हुए अपनी पुरानी संस्कृतियों का संरक्षण करता है? तो यह जी.एस. घुरिये का है। तो व्यक्ति कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति नई नई संस्कृतियों को अपनाता है उसी तरह वह पुरानी संस्कृतियों को संरक्षण करने का प्रयास करता है। उसको यह भी भय लगा रहता है कि वह अपनी संस्कृति खो न दे, इसलिए अपनी संस्कृति का जो है संरक्षण करता है। अगला है, किस विचारक ने विचारधारा के नैदानिक विवरणों को रुचि इंटरेस्ट के सिद्धांत और तनाव के सिद्धांत में विभाजित किया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है, एक गिडिंग से पूछा भी जा सकता है। तो रुचि अर्थात इंटरेस्ट का सिद्धांत, तनाव का सिद्धांत की जो चर्चा करते हैं वह क्लिफोर्ड गिट्स करते हैं नैदानिक विवरणों में। अगला है, श्रम विभाजन के 3 असामान्य रूप हैं। तो 3 असामान्य रूप की चर्चा करते हैं दुर्खीम। इन्होंने श्रम के अलगाव के विभाजन की चर्चा की है, श्रम समन्वित विभाजन की चर्चा की है, श्रम के खराब समन्वित विभाजन की चर्चा की है। इन्होंने श्रम का जबरन विभाजन की चर्चा नहीं करते हैं, तो इसलिए यह पॉइंट जो है गलत है। अगला है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक 3 स्तर के रूप में नैतिक विकास के सिद्धांत की चर्चा किसने की है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक में नैतिक विकास के 3 स्तरों के रूप में चर्चा करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस क्लोहरबर्ग हैं जिन्होंने पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक 3 स्तर के रूप में नैतिक विकास की चर्चा करते हैं। अगला है, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज के विकास के नियमों का विज्ञान है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए A.R. देसाई कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज के विकास के नियमों का एक विज्ञान है। अगला है, भारत में सबसे पहले ग्रामीण समाज का अध्ययन किया है। तो भारत में सबसे पहले ग्रामीण समाज का अध्ययन करते हैं सन हेनरी मैन। अगला है, स्लम्सों के जन्म का श्रेय औद्योगिक शहरों में कारखाना प्रणाली के उदय से हुआ है। किसने कहा कि जो स्लम्स होते हैं, स्लम्स एरिया, उनका जन्म जो है औद्योगिक शहरों एवं कारखाना प्रणाली के कारण हुआ है, ऐसा कहना है मम्फोर्ड और एंजल्स का। किनका? मम्फोर्ड और एंजल्स का मानना है कि स्लम्स की उत्पत्ति या जन्म हुई है कहाँ से? जब औद्योगिक शहर और कारखाना प्रणालियां आई तब। अगला है, जनजातियों का खंडीय सिद्धांतों के आधार पर चित्रित किया है। तो किसने जनजातियों के खंडीय सिद्धांतों की बात कही है? F.G. बेली। F.G. बेली हैं जिन्होंने कहा कि जनजातियां कई अलग अलग खंडों पर विराजमान हैं, अलग अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, तो उस तरह से उनकी अलग अलग संस्कृति, भाषा और कल्चर होती है। यही इनका खंडीय सिद्धांत है, तो उन्हें अपने अनुसार ही संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अगला है, किसने भूमि तक सीधी पहुंच के आधार पर जाति और जनजाति में अंतर किया है? तो भूमि पर किसकी कितनी पहुंच है उस आधार पर जाति और जनजाति का अंतर करते हैं F.G. बेली। अगला है, किसने विषमता और स्तरीकरण के आधार पर
जाति और जनजाति में अंतर किया, किसके? विषमता और स्तरीकरण के आधार पर। तो विषमता और स्तरीकरण के आधार पर जाति और जनजाति में अंतर किया है आंद्रे बेतेई। अगला है, किसने आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता को जनजाति की प्रमुख विशेषता बताई है? तो किसने आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता को जनजाति की प्रमुख विशेषता बताई है? तो यह सुरजीत सिन्हा है। इन्होंने कहा कि जनजातियों की जो है आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता पूर्णतः प्राप्त होती है, जो उनकी प्रमुख विशेषता है। अगला है, रेने डेस्कार्टेस के तर्कवाद के मौलिक पाठ क्या हैं? तो रेने डेस्कार्टेस के जो तर्कवाद के मौलिक पाठ हैं, वह मनुष्यों को एक ऐसी चीज़ है जो सोचता है। उनका मनुष्य एक ऐसी चीज़ है, वस्तु है जो सोचता है। कोई अपने आप में अपने मन से अलग नहीं कर सकता, हालांकि अपने शरीर को मन से अलग कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि कोई मनुष्य एक ऐसा चीज़ है जो कि सोच सकता है, और दूसरा इन्होंने कहा कोई भी अपने आप को मन से अलग तो नहीं कर सकता, लेकिन शरीर से अलग हो सकता है, लेकिन मन को अपने आप से अलग नहीं कर सकता। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीका अफ्रीकी अमेरिकियों के अनुभव का वर्णन करने के लिए दोहरी चेतना की व्यवस्था या अवधारणा किसने विकसित की है? डुअल कॉन्शियसनेस। तो किसने डुअल कॉन्शियसनेस के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों के अनुभव का वर्णन किया है? तो W.E. डुबो बॉयस हैं जिन्होंने इसकी बात की, किसकी? डबल कॉन्शियसनेस या दोहरी चेतना। अगला है, सामाजिक वर्ग, सामाजिक स्थिति, विचारधारा तथा राजनीतिक शक्ति को सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत के रूप में चर्चा की है। तो सामाजिक वर्ग, सामाजिक स्थिति या विचारधारा तथा राजनीतिक शक्ति को स्तरीकरण का आधार किसने माना है? तो माइकल मन है, जिन्होंने इनको स्तरीकरण का आधार के रूप में मुख्य चर्चा करते हैं। अगला है, वैश्वीकरण खुली प्रतिस्पर्धा की विश्व अर्थव्यवस्था में गरीब देशों का एकीकरण है। किसने कहा कि वैश्वीकरण खुली प्रतिस्पर्धा विश्व अर्थव्यवस्था में गरीब देशों का एकीकरण है? तो ल्यूक मार्टेल है, जिन्होंने कहा वैश्वीकरण जो है खुली प्रतिस्पर्धा है जो गरीब देशों को एकीकरण करती है। तो ल्यूक मार्टेल। किसी भी पहचान को आकार देने में नैतिकता की भूमिका पर जोर देते हुए नैतिक पहचान, मोरल आइडेंटिटी की अवधारणा किसने दी है? तो मोरल आइडेंटिटी की बात करते हैं कैरल गिल्गन। तो कैरल गिल्गन ने कहा कि सामाजिकरण में नैतिकता की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, और उन्होंने कहा कि यह नैतिक मोरल आइडेंटिटी होती है। अगला है, किसने कहा कि आधुनिकीकरण समाज के पारंपरिक से आधुनिक में संक्रमण को संदर्भित करता है? तो कि पारंपरिक से आधुनिक के संक्रमण को संदर्भित करता है आधुनिकीकरण। तो यह स्टेटमेंट विल्बर्ट मुरे से संबंधित है। किससे? विल्बर्ट मुरे। हर्मेनेटिक्स परंपरा की व्याख्या है। तो हर्मेनेटिक्स का मतलब होता है परंपरा की व्याख्या। तो सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए पद्धति की खोज का एक हिस्सा हर्मेनेटिक्स को माना जाता है, और यह किसी चीज़ की व्याख्या करने के लिए एक सेट या नियम या प्रक्रिया का सेट होता है। तो किसी ने कहा कि हम किसी वस्तु की जब व्याख्या करते हैं तो ह्यूमरनेटिक्स या किसी परंपरा की व्याख्या करते हैं, तो ह्यूमरनेटिक्स एक नियमों की व्याख्या या संग्रह होता है। तो यह संबंधित है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।